एक बहन अपने हिस्से की जमीन को अपने मायके में यानी उस पर अनाज उगाया करती थी। भाई हमेशा कहा करता था कि तुमने हमसे ज्यादा जमीन ली है, तुम हमारी जमीन क्यों नहीं छोड़ रही हो। ये तो गलत बात है, तुम भाइयों के हक पर अपना पांव जमा कर बैठी हुई हो। बहन भाई में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ जो बहुत ही पुराना होता है, अब भाई बहन को धमकी देता है। कहता है कि देख बहन, अगर तुमने हमारी जमीन नहीं छोड़ी तो जो तेरा सबसे प्रिय पेड़ है ना, मतलब वो बहन हमेशा कहा करती थी कि ये पीपल का पेड़ हमारे पुरखों का है और मुझे ये पेड़ बहुत प्रिय है। तो वो भाई कहता है कि अगर तू ऐसा करेगी तो मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा, यानी इस पेड़ को यहाँ से हटवा दूंगा। दोस्तों, पेड़ इतना बड़ा था कि 3 व्यक्ति अगर अपने हाथों का यानी 4 व्यक्ति अपने हाथों का घेरा बनाकर खड़े हों तो वो पीपल का पेड़ तब भी उन सभी की जो गोद होती है उसमें नहीं आएगा। यानी आप सोचकर देखिए, एक हाथ से दूसरा हाथ जोड़कर 4 लोग अगर घेरा बनाकर खड़े तो भी उस घेरे में वो पेड़ नहीं आएगा। अब बहन समझती है कि हिंदू धर्म में है, पेड़ को कैसे काट सकता है, अगर ये करेगा तो इसको भी भुगतना पड़ेगा। बहन अपनी जिद पर अड़ी रहती है। पुरानी बात होती है, फोन का चलन नहीं होता है और गुस्से में ये छोटा भाई उस पेड़ को कटवा देता है। उस पेड़ को काटता है तो गांव के लोग जब आंखों से देखते हैं तो उस पेड़ के अंदर से खून निकलता है। पीपल के पेड़ से खून निकलता है और जैसे ही पेड़ कटता है तो यहाँ पर इस परिवार के ऊपर मुसीबतें आन पड़ती हैं। घर की 6 से 7 साल की बच्ची को यहाँ पर कुछ चीजें सताने लगती हैं। लड़की कहती है कि वो भगवान का रूप है, वो मुझसे अपना घर मांगते हैं, कहते हैं कि तुमने हमारा घर क्यों उजाड़ दिया। उस व्यक्ति को लकवा ग्रस्त वो व्यक्ति हो जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है जिसने पेड़ को कटवाया था। एक बेटा उसका इस दुनिया से चला जाता है और एक बेटा उसका पागल हो जाता है, पूरे घर का विनाश हो जाता है। दोस्तों, इस बात को सुनकर बड़ी हैरानी होती है। अब साइंस के हिसाब से माने तो साइंस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम साइंस के हिसाब से माने, लेकिन हमारी पौराणिक कथा और हमारे जो ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ जो हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति में हर एक चीज अपना एक अलग वजूद रखती है। अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, प्रकृति में कीटनाशक से यानी जो टीक होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, और यहाँ से लेकर बड़े हाथी तक सब अपनी एक अहम भूमिका इस धरती पर या इस प्रकृति को संतुलन बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों में हम गड़बड़ी कर जाते हैं। क्या गड़बड़ी कर जाते हैं? यहाँ पर जहाँ पर हमारे देश की आपको एक मूर्खता बताती हूँ मैं। देखो, अपने देश के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश की मूर्खता आपको क्या बताऊं। आपको मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहती हूँ। विदेशों में जहां पर ठंड बहुत बढ़ती है वहां पर लोग मजबूरी के कारण कोट पैंट पहनते हैं, लेकिन भारत में गर्मियों की शादियों में भी कोट पैंट पहने जाते हैं क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की भरपूर कोशिश है। दूसरी बात, उनकी मजबूरी है कोट पैंट पहनना, जो विदेश के लोग हैं, जो ठंडे देश हैं। दूसरी बात, यहाँ पर विदेशों में खाना स्टोर रखकर रखा जाता है क्योंकि वहां पर खाने की कमी है, और वहां पर मांस का भी सेवन किया जाता है क्योंकि वहां पर अनाज की उपज कम होती है। आप समझते हो जहां पर हमेशा बर्फ रहेगी, ठंडा मौसम रहेगा, वहां पर अनाज कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे देश की मूर्खता आपको बताऊं, लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर इतना अनाज होने के बावजूद, इतना अन्न होने के बावजूद हमारे देश के लोग यहाँ पर मांसाहार करते हैं, जबकि हमारे पास इतना अन्न उपजाऊ मिट्टी है, इतना अन्न पैदा होता है कि हम दूसरे देशों को भी अनाज खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जीवों की हत्या करते हैं। दोस्तों, आपको तीसरी मूर्खता बताती हूँ कि उन देशों में बर्फ के कारण सामान मतलब रखा रहता है, कमी के कारण वो फ्रीज जैसा माहौल रखते हैं क्योंकि उन्हें खाना बचा कर रखना है, कम खाना है और वो स्टोर कर रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा है खाने की। हमने फ्रीज को अपनी जिंदगी में जगह दे दी और नई नई बीमारियों को जगह दे दी जो हमारे जीवन को तहस नहस करने में
कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं। ये हमारी मूर्खता है। सच में ही आप समझे या ना समझे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। आप शादी में किसी व्यक्ति को कोट पैंट पहना देखे तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसका जी घबरा रहा होगा। उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है? हम पागलपंती में जी रहे हैं। और इस सच को आप मानो या ना मानो, आप सोचकर देखिए कि उन लोगों की तो मजबूरी है। वो लोग यहाँ पर सब चीजों का नहाना खाना, अरे वहां पर पानी भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपसे कि बाथरूम में भी पानी यूज करें। यहाँ पर आपको हर चीज दे रखी है। भारत एक ऐसा समृद्ध देश है। आज से बहुत सालों पहले भारत का जो रुपया था, जो यहाँ का पैसा था, वो हर देश में चलता था, एक आधी देश को छोड़कर। लेकिन आज हमारा भारत हम लोगों ने ही कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि हम भारत के वासी हैं। दोस्तों ये बातें छोड़िए, हम इस बात को बताते हैं कि कैसे एक पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, कैसे एक पूरे परिवार का वजूद ही मिटने की कगार पर होता है। केवल एक बेटी बचती है। आखिरकार क्या ये घटना सत्य है? क्या ये घटना कहाँ की है, कहाँ से शुरू होती है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। तो चलिए इस रोचक सी स्टोरी में, और आपको भी फिर खबर होगी कि पेड़ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। पीपल का पेड़ हमारी जिंदगी में, हमारे सनातन धर्म में, या हमारे यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है उसमें कितना महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। बदायूं जिला में धर्मपुर गांव होता है, जो उभैती के पास है। यानी बदायूं जिले में एक धर्मपुर गांव है जो उभैती के पास में है। आप जानते होंगे। इस गांव में सुधा देवी नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 5 साल होती है। सुधा के 2 भाई होते हैं, एक पिता होता है, एक माता होती है। सुधा की बुआ भी होती है। सुधा का एक चाचा होता है जिसका नाम शंकर होता है। सुधा का बहुत बड़ा परिवार होता है। दोस्तों सुधा खेतों पर जब जाती है तो बहुत बड़े विशालकाय पीपल के पेड़ को देखा करती है और वो अक्सर वहां पर खेला करती है। लेकिन जब सुधा वहां पर खेलती है, सुधा की बुआ आती है। सुधा अपनी बुआ के साथ बहुत खुश थी। सुधा अपने पिता को देखकर बहुत खुश थी। सुधा अपने दोनों भाइयों को देखकर बहुत खुश थी। सुधा अपनी माँ को, अपनी जमीन जायदाद, उस पेड़ को, सभी को देखकर खुश थी। अब यहाँ पर सुधा और सुधा की बुआ एक दिन खेतों पर जाते हैं। जिस तरह से सुधा उस पेड़ से एक लगाव था, उसी तरह से सुधा की बुआ का भी उस पेड़ से लगाव होता है। यहाँ पर सुधा कहती है कि बुआ जी, इस पेड़ पर मुझे ना लोग नजर आते हैं, इस पेड़ पर मुझे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, इस पेड़ पर मुझे एक बहुत सुंदर सा रूप नजर आता है, जिनके हाथ में कुछ गोल सा चक्र रखा हुआ है। मतलब 5 साल की बच्ची ये सब कुछ अपनी बुआ को बताती है। बुआ कहती है कि अच्छा सुधा, तू सच कह रही है? तो वो कहती है कि हाँ बुआ जी। और उनके पास में एक बहुत खूबसूरत सी माँ जैसी कुछ बैठी हुई होती हैं, और यहाँ पर ना सिर गंजे हैं और धोती बांध रखी है, गले में रुद्राक्ष की माला है। बहुत लोग इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं। बुआ मैं रोज देखती हूँ, और मैं अगर जल्दी सुबह आ जाती हूँ तो देखती हूँ कि बुआ वो लोग माता रानी और मतलब जो माँ की तरह दिखती हैं, और जो बहुत खूबसूरत से हाथ में कुछ है, उनके बहुत गहने मुकुट पहने हुए हैं, उनको वो नहलाते हैं, उनकी घंटी बजाते हैं, और इतनी जोर से घंटा बजते हैं कि बुआ मेरे कानों तक बहुत जोर से सुनाई देते हैं। मैंने कई बार बाबा से कहा है तो बाबा कहते हैं कि तू वैसे ही झूठ बोल रही है, क्योंकि हर भतीजी अपनी बुआ से हर बात को साझा करती है। अब बुआ बड़ी हैरान हो जाती है। बुआ समझ जाती है कि कभी बच्चे झूठ नहीं बोलते, और बुआ को पता चल चुका था कि हमारे इस पीपल के पेड़ पर भगवानों का वास है। शायद कहीं ना कहीं बुआ को भी इन चीजों का पहले आभास हुआ करता था। अब यहाँ पर सुधा की बुआ घर जाती है और अपने भाई से बात करती है। कहती है कि भाई देखो, जिंदगी में दुख सुख आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन कभी भी इस पेड़ की तरफ अपनी नजरें मत उठाना, क्योंकि भाई ने कई पेड़ खेतों पर होते हैं जो कटवा कर बिचवा दिए थे, यानी पैसे वसूल कर लिए थे। दोस्तों सुधा की बुआ कहती है कि देखो भाई, इस पेड़ को कभी भी मत कटवाना, क्योंकि ना ही तो ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम कभी पीपल का पेड़ काटें, और तुम्हारी बेटी को ऐसे ऐसे इसमें भगवान दिखाई देते हैं। ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। सुधा आज भी जीवित है, बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे आज भी जो की तो याद है, और कभी कभी वहां से कुछ लोग आज भी आकर कहते हैं कि मुझे मेरा घर चाहिए, तुम लोगों ने हमारा घर बिगाड़ दिया, यहाँ पर हम भगवान की आराधना करते थे। सुधा ये सब कुछ कहती है।
ठीक है, बच्ची ये कहती है, लेकिन सुधा का हर रोज उस पेड़ के पास खेलना था। अब सुधा, एक और बात, गांव के लोग सभी देखा करते हैं, क्योंकि आप सोचकर देखिए इतना विशालकाय पेड़ था। तो यहाँ पर एक बूढ़ी चील हुआ करती थी, तो सुधा की दादी दादा उस चील को देखते आ रहे थे। यहाँ पर सुधा उसे देखकर एक दिन डर जाती है। वो कहीं से एक दीपक, और उस दीपक में जोत जल रही थी, और चील उस दीपक को लेकर इस पेड़ की परिक्रमा कर रही थी। बहुत ताज्जुब की बात है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, तो कानों को बड़ा आनंद हो रहा है। कहते हैं कि भगवत, जब कोई इंसान भगवत जो वर्ड है, मतलब शब्द हैं, सुनने चाहते हैं, भागवत यानी अच्छी वाणी अगर लोग सुनने पर यकीन करते हैं और उन्हें एक चैन मिलता है, तो मानिए आपको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। भगवत आश्रय लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुधा कहती है कि मैंने उस चील को अपनी आंखों से, आज भी कहती हैं, आप उनसे मिलना चाहती हैं तो वो चंदौसी में उनकी शादी हुई है और आप उनसे मिल सकती हैं। वो कहती हैं कि उस चील को मैंने अपनी आंखों से देखा और वो उस पेड़ की परिक्रमा किया करती थी जो पीपल का पेड़ होता है। सुधा एक दिन तो यहाँ तक कहती है कि एक दिन मैंने उस चील को यहाँ पर, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पंछी बनते हुए देखा। आज वो कहती है कि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन मैंने उस पंछी को गरुड़ बनते हुए देखा, उस बूढ़ी चील को। वहां पर एक सर्प भी रहता है इस पेड़ के अंदर, जिस सर्प को मैं क्या बताऊं। सुधा कहती है कि उस सर्प को बहुत ही बड़ा, यानी आप करीबन इतना लंबा वो सर्प होता है, और आज तक उस सर्प ने किसी को नहीं खाया था। लेकिन सुधा कहती है कि उसे देखकर मुझे डर लगता था, मैं भागकर अपनी दादी से चिपक जाया करती थी, और उसके बाद मैंने पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था जिस दिन से मैंने सर्प को देखा था। लेकिन सुधा उस चील के बारे में क्या बताती है, कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो एक बहुत बड़ी पंछी बनती है, और उसके ऊपर वही लोग बैठे हैं जहां पर एक खूबसूरत सी माँ जैसी मेरी माँ है, गहने जेवर अगर पहनाए, और साथ में वो सुंदर से, जिनके हाथ में एक गोल कुछ लगा हुआ था, वो ऐसी बातें करती है बचपन में। अब तो वो कहती हैं कि शायद मैंने लक्ष्मी माँ और भगवान विष्णु को उस चील के बड़े आकार पर बैठे हुए देखा, यानी गरुड़ के ऊपर। आप सोच कर देखिए, एक पेड़ पर भगवान विष्णु विराजमान है। सच में ही शायद जभी हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सुधा इन सारी बातों का जिक्र करती है। आज वो भावुक हो जाती है इन बातों को बताते हुए। क्यों भावुक होती हैं उसका भी आपको मैं यहाँ पर कारण बताऊंगी। कारण क्या होता है, अब यहाँ पर जो सुधा की बुआ होती है वो अपने हिस्से की जमीन को यहाँ पर जोतने लगती है, यानी उस पर खेती करने लगती है। ये बात सुधा के पिता को अच्छी नहीं लगती है। सुधा का पिता कहता है कि क्यों री, तू हमारे खेतों में क्या ऐसा करेगी, तू भाई के हक को मारेगी, तेरे वहां पर तेरा हिस्सा है, हमारा यहाँ पर हिस्सा है, तू ऐसा क्यों कर रही है। तो वो बहन अपने भाई के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, कहती है कि क्यों, माँ बाप में मेरा साझा हिस्सा नहीं है, ये मेरे माँ बाप नहीं है। तो यहाँ पर बहन को भी कहीं ना कहीं बेईमानी आती है, और दोस्तों बहन भाइयों में विवाद होने लगता है। सुधा की बुआ का आना जाना बंद हो जाता है। सुधा उस वक्त 8-9 साल की रही होगी। 8-9 साल की जब सुधा होती है तो घर में विवाद छिड़ते हैं, माँ बाप भी इसी विवाद में इस दुनिया से चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो सुधा के पिता होते हैं वो काफी गुस्से में आते हैं। सुधा के चाचा, जिनको यहाँ पर चाचा शंकर कहा जाता था, पूरे गांव वाले कहा करते थे, वो कहता है कि कोई बात नहीं भैया, है तो हमारी बहन ही, क्योंकि सुधा की एक ही बुआ होती है। वो कहता है कि क्यों बहन है, हमारे बच्चे नहीं हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, इसकी शादी भी करनी है, और ये बहन यहाँ पर आकर हक जमा रही है। दोस्तों ये तो चलो गलत बात है। जब आपका ससुराल में आपको हक मिला है तो आपको भाई के हक को नहीं मानना चाहिए, जो सीधी सी बात है। दूसरी बात, एक पहलू से देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि माँ बाप में बेटी का भी हक होता है। हाँ, पूरा हक होता है, लेकिन एक बेटी अगर दूसरे घर नहीं जाती है तो पूरी जिम्मेदारी पिता के कंधों पर होती है। लेकिन जब उसे एक दूसरा घर मिल जाता है, वहां पर उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। अब सोचिए, वो बेटी उस जगह पर है और उस बेटी की नंदे लेकर जाए तो फिर उस बेटी पर, उन माँ बाप पर क्या बीतेगी। तो इसी तरह से आपको सोचकर अपनी जिंदगी में आगे कदम रखने चाहिए। अब यहाँ पर ये विवाद होता है, तो सुधा का जो पिता होता है उससे और तो कुछ बस बनता नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी बहन के नाम थी, जिस पर अनाज उगा रही थी। तभी वो कहता है कि अगर देख, तूने मुझसे बैर लिया तो मैं इस पेड़ को काट दूंगा। वो कहती है कि नहीं, तुम इस पेड़ को नहीं काट सकते, बिल्कुल गलत है, घर का नाश हो जाएगा, हमारी संस्कृति में नहीं लिखा।
तुम पीपल के पेड़ को कैसे काट सकते हो? तुम नहीं काट सकते भाई, तुमने गलत कहा है। और वो बहन ऐसे लड़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सुधा का भाई नहीं मानता है। उस जमाने में फोन भी नहीं हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक दिन लगता नहीं है, इस पेड़ को काटने में करीबन 4 से 5 दिन लग जाते हैं और कई लोग इस पेड़ को काटते हैं। दोस्तों जब कई लोग इस पेड़ को काटते हैं ना, तो काटते काटते इस पेड़ से खून निकलता है। पहली कुल्हाड़ी मारने में ही लाल रंग का पानी निकलता है। अब ये खून था क्या था मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने वहां पर नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर सुधा आज भी कहती हैं, जो अपनी गृहस्थी में, और शायद उनकी उम्र करीबन ऐसी होगी 55 से 56 साल। आप सोच कर देखिए। लेकिन सुधा के पिता के सर पर जाने कौन सा भूत सवार था, वो पूरे पेड़ को काटकर उस पेड़ को बेच देता है। उस पेड़ से 4 दिन तक वो लाल रंग का पानी निकलता रहता है और जो भी वहां से गुजरता है बस यही कहता है कि मानो यहाँ पर नरसंहार हुआ हो, यहाँ पर बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ हो, सब यही कहते हैं। सुधा कहती है कि अब रात के वक्त जो बेटी होती है वो कहती है कि बाबा, जितने भी लोग पेड़ पर रहते थे वो चारों चोटियों वाले बाबा मेरे पास आते और कहते हैं कि मुझे स्थान दो, मुझे जगह दो, हमारा घर क्यों उजाड़ा। यहाँ पर चील भी गायब हो जाती है, सर्प भी कहीं चला जाता है। आप देखो किसी की दुनिया उजड़ चुकी थी। और कहते हैं कि पीपल के पेड़ पर भगवानों का वास होता है, सभी चीजों का वास होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर जब 4 दिन के अंदर वो पेड़ कटकर बिछ जाता है, तो उसके 2 दिन बाद यहाँ पर जो सुधा के पिता होते हैं वो कहते हैं कि ईख को छोलना है, जो गन्ने की खेती है उस पर काम करना है, तो मैं मजदूरों से बात करने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सुधा का पिता जब मजदूरों से बात करने के लिए जाता है और घर आता है तो दरवाजे पर धड़ाम से गिर पड़ता है। यहाँ पर बच्चे उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको लकवा मार चुका है, आप अब किसी काम के नहीं रहे हैं। यहाँ पर सुधा की माँ सर में हाथ मार मार कर रोती है, कहती है कि मैंने कहा था ना कि पेड़ को मत काटो, तुम्हें भुगतना पड़ रहा है क्योंकि पहली कुल्हाड़ी तुमने ही पेड़ पर चलाई थी। दोस्तों उसे लकवा मार जाता है। आज उस व्यक्ति की बेटी इन बातों को बता रही है तो ये अभी की ही बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है। सुधा आज भी बहुत अच्छा जीवन बिता रही हैं। चंदौसी उनका जो जहां पर वो रह रही हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद का भी जो मैं आपको बताऊंगी ना, सुनकर हैरान हो जाओगे। इसके बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति अब खाट में रहने लगता है, बिस्तर पकड़ लेता है, जैसे तैसे कर कर ये मतलब थोड़ा सा ठीक भी होता है इलाज के दौरान, और सुधा की शादी कर दी जाती है। सुधा की शादी हो जाती है, उसके बाद इसको दोबारा से बीमार होता है, ये व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। जब ये इस दुनिया से चला जाता है तो सुधा की माँ विधवा हो जाती है, छोटे भाई की शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों उसके बाद बड़े भाई को किसी ने संदिग्ध हालत में, यानी किसी को नहीं पता, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बड़े भाई की घरवाली विधवा हो जाती है, वो घर छोड़कर चले जाती है। छोटे भाई को दिमागी रूप से कुछ ऐसी बीमारी होती है, सुधा का जो छोटा भाई होता है, कि वो पागल हो जाता है। वो ऐसा पागल हो जाता है कि घर में नहीं रहता है, इधर उधर भटकता है, एक ठौर से दूसरी ठौर। वैसे बहुत सज्जन इंसान है, वैसे बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन दिमाग को शांति नहीं है। एक पेड़ काटने की इतनी बड़ी सजा जो मिलती है, और उस समय में शादियां जल्दी हो जाया करती थी, 4-5 साल के अंदर इस पूरे परिवार का नाश हो जाता है। इस परिवार में कोई भी नहीं रहता। सुधा अपने घर आ जाती है और इस पेड़ काटने की इतनी बड़ी सजा इस परिवार को भुगतनी पड़ती है। घर के 3 मर्द इस कुछ काम के नहीं हैं, 2 तो इस दुनिया से जा चुके हैं, एक ऐसा है जो किसी काम का नहीं है। तो तभी तो कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो बात कहकर गए हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए ध्यान लगाकर, और मानना भी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या उनकी बातों से निकल कर आता है। दोस्तों ये तो हुई धार्मिक बात, धार्मिक हुई कि भाई हमारे धर्म से या हमारे दिल से ये बातें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। साइंस कहता है कि जो पीपल का पेड़ होता है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल में
बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो दोनों ही तरह से पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब आप इस बात से कितना सहमत हो मुझे इसके बारे में भी बताना। और दोस्तों ये घटना झूठी नहीं है, ये घटना 100% सत्य है। यहाँ पर जिस लड़की का मैं जिक्र कर रही हूँ आज वो काफी उम्र की हो चुकी हैं और वो चंदौसी में है। कई बार मैंने आप लोगों से नाम लिया है। और ये घटना यहाँ पर बदायूं जिला में जो धर्मपुरा गांव होता है इस गांव की होती है, जो उभैती के पास होता है। पास ये धर्मपुरा गांव पड़ता है, धर्मपुर गांव। आप वहां पर जा सकते हैं और इस घटना के बारे में जिक्र कर सकते हैं। उस चीज को जो भी देखता है, यहाँ पर सुधा देवी होती हैं, सुधा बताती हैं कि आज भी मुझसे वो लोग कहते हैं कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। और बचपन में ही मुझसे कह दिया था, 8-9 साल की उम्र में ही, जब वो पेड़ कटा था, कि तुम्हें इस चीज का भुगतान भुगतना पड़ेगा। तुम लोगों ने जो किया है ना, इस सब का तुम्हें कर्जा देना होगा। आज भी सुधा से जमीन मांगी जाती है, यानी अपना घर मांगा जाता है। लेकिन सुधा को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कैसे घर दिया जाए। सुधा कहती है कि मैं बहुत विचलित हो उठती हूँ जब अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि जिन भाइयों के साथ मैं खेली आज वो भाई मेरे साथ नहीं है। मुझे मायका रह रहकर खाता है। काश मेरे पापा उस पेड़ को नहीं काटते, काश मेरे पापा ऐसा नहीं करते, तो शायद मैं बहुत अच्छे से रह पाती। अब दोस्तों यहाँ पर यह घटना समाप्त हो जाती है। सुधा की आंखों के आंसू साफ साफ बयां करते हैं कि सुधा क्या कहना चाहती है। किस बेटी को मायका नहीं चाहिए। भाई बुरा हो, बावला हो, जैसा भी हो, लेकिन भाई भाई होता है, पिता पिता होता है। महिलाएं अपने भाइयों से कितनी भी लड़ाई कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन भाइयों के लिए जो दिल धड़कता है ना, वो किसी के लिए नहीं धड़कता। अक्सर महिलाएं कहती हैं कि जो प्रेम होता है वो पतियों के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, जो भाइयों के लिए बहनों का प्रेम होता है ना, वो सबसे अटूट होता है। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं जो अपने भाइयों से ऐसा अटूट प्रेम करती हैं, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता वाकई में ही लाजवाब होता है। माँ बेटी का रिश्ता सबसे हटकर होता है, बहन भाई का रिश्ता भी सबसे हटकर होता है, और यहाँ पर दो भाइयों का रिश्ता भी सबसे हटकर होता है। भाई भाई होते हैं, बहन भाई होते हैं। मैं आपको एक और चीज रखूं आप लोगों के सामने। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई अगर उप करता है ना तो कराहट बहन के मुख से निकलती है, समझ रहे हो ना आप। लेकिन भाई वहां पर थोड़ा सा अचूक हो जाता है, क्योंकि वो अपनी घर गृहस्थी में होता है। एक बहन भाई के लिए वक्त निकाल सकती है, लेकिन एक भाई अपनी बहन के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनकी गृहस्थी में फर्क होता है। तो दोस्तों बहनों का जो प्यार भाइयों के लिए होता है, शायद आप लोगों ने ऐसा प्यार कहीं पर भी नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पर आजकल क्या चल रहा है, बात के ऊपर बात उठाई जाती है। भैया हम रोज एक नया टॉपिक छेड़ते हैं वीडियो के अंत में, तो आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें जो गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक नया कीड़ा उत्पन्न हुआ है, और उस कीड़े का क्या नाम है। यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्या बना रहे हैं, जिसमें बहन और बुआ की छवि बिल्कुल महारथ दिखाई जाती है। लोग बताते हैं कि भात भरना होता है, और लोग बताते हैं कि छूचक देना होता है, बहन अड़ जाती हैं। लेकिन मैं बताती हूँ आपसे कि कोई बहन ऐसी नहीं होगी जो अपने भाई से कहेगी कि मुझे इतने पैसे चाहिए भात में। ये तो भाभियां नून मिर्च लगाकर सब कुछ मसाला तैयार करती हैं, और उन बहनों के कलेजे पर और उन भाइयों से बहनों को दूर करने की कोशिश होती है। बिल्कुल बुरा मत मानना, जो कह रही हूँ 100% सत्य कह रही हूँ, क्योंकि नमक मिर्च ही लगाए जाते हैं, मसाला लगाकर ननदों की बातों को उनके भाइयों के सामने पेश किया जाता है। दोस्तों कोई बहन अपने भाई को गरीब देखना नहीं चाहती, कोई बहन अपने भाई को बीमार देखना नहीं चाहती, कोई बहन ये नहीं कहती कि मुझे इतना धन दौलत चाहिए। भैया वो जमाने गए, आज एक बराबरी का बहन भाई का रिश्ता होता है। बहनें चाहती हैं कि भाई तेरे पास जितना है, जैसा है तू लेकर आ जा। और क्यों बनाई गई ये परंपराएं कि अगर मेरी बहन को अगर थोड़ी कमी भी सी महसूस हो तो मेरी बहन को मैं सहारा लगा सकूं। लेकिन अब इन चीजों को लोगों ने अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है, जो मुझे थोड़ा सा खटका, तो मैंने आप लोगों से बोल दिया। अब आपको मेरी राय कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या पीपल के पेड़ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए। और एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ, मेरे एक भाई ने कहा है कि हमारे घर में एक पेड़ है,
उन्होंने कहा है कि पेड़ पीपल का तो नहीं है, लेकिन वैसा ही पेड़ है, लेकिन वो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, पड़ोसियों तक वो पेड़ दिक्कत दे रहा है। अब दीदी आपने पेड़ के बारे में इतना कुछ कहा है, क्योंकि मैंने कई वीडियो इस पर बनाई हैं, तो वो कहते हैं कि मैं उनको कैसे काटूं। तो मैं भाई आपको आज जवाब देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप उस पेड़ को काट सकते हो, क्योंकि वो पेड़ समस्या का कारण बन रहा है, और वो पेड़ पीपल का नहीं है, वो पेड़ बरगद का नहीं है, वो पेड़ आम का नहीं है। ये 3 पेड़ सबसे महत्व रखते हैं, और यहाँ पर वो पेड़ अलग किसी का, देखो पेड़ काटना तो वैसे गलत बात है, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ेगा जब पड़ोसी गालियां देते हैं, पड़ोसी पेड़ को रहने नहीं देते। हालांकि पड़ोसियों को सोचना चाहिए कि ऑक्सीजन तो हमें इन्हीं पेड़ों से मिलती है, और उनके भी घर में कोई परेशानी हो रही है तो आप किसी और चीज के पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ पर सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। ये घटना मैंने खुद ने, इस घटना की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन एक पीपल के पेड़ के कटने के बाद का जो दृश्य मैंने देखा था अपनी आंखों से, आज तक मैं भी हैरान हूं। मैंने देखा है, एक व्यक्ति ने मेरे सामने पेड़ को काटा था, 3 दिन बाद उसका भाई इस दुनिया से चला गया था। ये मैंने अपनी आंखों से खुद ने देखा है, इसका साक्ष्य मैं हूं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि उस समय कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बनी थी, या सच में ही एक अभिशाप या श्राप है कि पीपल के पेड़ को काटना बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों ये चीज तो मैंने भी महसूस की है और देखा है। बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। और आप लोगों का जो कहना होता है ना कि हर वीडियो में एक बेस्ट संदेश मिलता है, तो मेरी भी यही इच्छा होती है कि आपको कुछ हटकर और नया और कुछ समझदारी भरा आपके सामने पेश किया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।